उत्तराखंड में मनाया गया संविधान दिवस। अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ। राज्यपाल बोले मौलिक कर्तव्यों का पालन करना सभी का दायित्व। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच। कांग्रेस ने किया बेरोजगार संघ सचिवालय कूच। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन। 28 नवंबर को मसूरी आएंगे अमित शाह। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का 1 दिवसीय दौरा। मुख्य सचिव ने तैयारी। डीजीपी पद से अवमुक्त होकर विनोद कुमार को जेल विभाग की जिम्मेदारी। 2 और आईपीएस के ट्रांसफर। उत्तराखंड में 206 सदा नीरा नदियां और गदरे सूखने के कगार पर। 5428 जल स्रोतों पर भी मंडरा रहा खतरा। उत्तराखंड में अगले 10 दिन बारिश के आसार नहीं। अक्टूबर से अब तक मात्र 5 mm बारिश की गई दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। देवभूमि उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन जगह जगह हो रहे हादसों ने चिंता बढ़ा दी है। इसी नवंबर महीने में कई बड़े सड़क हादसे देखने को मिले। एक और जहां अल्मोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई, तो वहीं देहरादून के ओएनजीसी चौक में 6 बच्चों की मौत और अब इसके बाद ऋषिकेश का दर्दनाक हादसा सामने आया। इस हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार समेत 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में आए दिन हो रहे सड़क हादसे सरकार के साथ ही आम लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। अकेले राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून में मात्र 15 दिनों में ही 12 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 12 लोगों की जान गई है। वहीं पूरे प्रदेश भर में भी ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी नवंबर महीने की बात करें तो कई बड़े सड़क हादसे देखने को मिले हैं। एक और जहां अल्मोड़ा में हुए भीषण बस हादसे में 36 लोगों की जान गई है, तो वहीं देहरादून के ओएनजीसी चौक में 6 बच्चों की मौत और अब इसके बाद ऋषिकेश का दर्दनाक हादसा सामने आया है। इस हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार समेत 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बढ़ते सड़क हादसे ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। शासन प्रशासन सरकार की विफलता है। आप सचिवालय में देख लीजिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए, और चाहे सड़क हादसों की बात हो, चाहे 4 धाम अव्यवस्थाओं की बात हो, ये सरकार की फेलियरता है। और आप कहेंगे सरकार को, सरकार कहते हम बहुत अच्छा कर, लेकिन इस देहरादून के अंदर पिछले 15 दिनों में जिस तरह से कई लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया, अपने नौजवान बच्चों को खो दिया, लोगों के घर उजड़ गए हैं, उसके बावजूद सरकार चेत नहीं रही है। ये अपने आप में बहुत दुखद बात है। सरकार को गंभीर मंथन करना चाहिए। जो चूक हो रही है उस चूक में सुधार करना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, एक संवैधानिक पद पे होकर के डीजीपी जिस तरह से केदारनाथ का जश्न एक मुख्यमंत्री के साथ मना रहा हो। हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। कुछ दिन पहले पूर्व आपने देखा देहरादून में जो 6 बच्चों की दुर्घटना हुई है, और अभी कल ही की बात, परसों की ही बात बताऊं, ऋषिकेश में भी किस प्रकार की दुर्घटना घटी है, बहुत ही दुखदायी है। और इसमें खुद मेरी बात एसएसपी देहरादून से भी बात हुई थी और कल मेरी सीओ ऋषिकेश से भी बात हुई है। मैंने उनसे कहा है कि जिस तरह से हमारे मतलब ये जो क्या कोई ड्राइवर नशे में तो नहीं है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। पूरा किस तरह से जगह जगह हमारी पुलिस होनी चाहिए कि कौन किस तरह से कैसे चल रहा है। या बच्चों की बात कर रही हूँ, मैंने अभी भी कहा आपसे कि थोड़ा पेरेंट्स को भी देखना होगा कि हम लोग किसी इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे को एजुकेशन लेते हैं या कहीं भी स्कूलों में, कॉलेजेस में, और ये देखना ज़रूरी है कि कहीं बच्चे नशे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। हालांकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि नशे के लेके वो विशेष संवेदनशील है। आपकी जानकारी मिली है, हादसे को जानबूझ के नहीं होते, चाहे प्रकृति का आपदा हो चाहे हादसे हो, तो लेकिन इसको संज्ञान के लिए आपने देखा होगा
आज हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। आज जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, जगह जगह पर एल्कोमीटर के द्वारा ये देखा जा रहा है कि इन्होंने शराब तो नहीं पी है, जिसकी वजह से घटनाएं घटती हैं और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। वहीं राज्य में बढ़ते सड़क हादसे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस प्रशासन सड़क हादसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। बढ़ते सड़क हादसे केवल व्यक्तिगत क्षति नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक चेतावनी है कि हमारी सड़कों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये सरकार और पुलिस की बड़ी नाकामी है। बता दें कि नवंबर माह के पिछले 15 दिन हादसों के लिहाज से बेहद चिंताजनक साबित हुए हैं। इस अवधि में 12 सड़क हादसों में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 90% के करीब युवा 25 वर्ष से कम उम्र के थे। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो सड़क हादसे इसमें सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो युवाओं की हुई हैं। और आज इस प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जिस तरीके से ड्रग्स की मैं बात करूं, एंटी ड्रग कैंपेन की कितनी ज़रूरत है यहाँ पे, जिसमें कि सरकार किसी भी तरीके से जो है पहल नहीं कर रही है। आज यहाँ का प्रदेश का जो युवा है वो ड्रग्स में डूबा हुआ है। और जिस तरीके से सरकार की शराब की पॉलिसी आपने देखी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में तो ये था कि उन्होंने ये तक डिसाइड कर लिया था कि घर घर जाकर के जो है शराब बेचने का कार्य करेंगे। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें इन हादसों के पीछे जिम्मेदार है और मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में एक के बाद एक हो रहे सड़क हादसों ने सरकार के साथ ही आमजन की चिंता को बढ़ा दिया है। अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के बाद माना जा रहा था कि शासन प्रशासन इस हादसे से कोई सबक लेगा, लेकिन इस हादसे के चंद दिनों में एकाएक हो रहे सड़क हादसे शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर देहरादून से है। मंगलवार को राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान में निहित कर्तव्यों एवं दायित्वों की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने संविधान की उद्देशिका का पाठन किया। आज ही के दिन 1949 को भारत के लोगों ने भारत के संविधान को आत्मार्पित किया था। राज्यपाल ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान के सभी निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, इसकी समस्त शक्तियों का स्रोत भी है। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण ऐतिहासिक कार्य में देश के अनेक महान मनुष्यों और परिश्रम और महान विचारों की व्यापकता एवं एक लोक कल्याणकारी संविधान की मजबूत संरचना भी संभव हुई थी। राज्यपाल ने कहा कि संविधान दिवस हम सब के लिए भारत के संविधान में निहित सच्चे आदर्शों, दृढ़ सिद्धांतों और पवित्र कर्तव्यों के बोझ को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है जो एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है। इसी रोशनी में हमारे राष्ट्र और नागरिक भारत के स्वर्णिम भविष्य की संरचना कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि संविधान दिवस के इस अवसर पर हमें हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जताए गए विश्वास को बनाए रखने के लिए संविधान में दिए गए कर्तव्यों के प्रति पूर्ण सचेत होना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 51 का में निहित मौलिक कर्तव्यों का बोध करके उसके अनुसार आचरण करना होगा। आज भारत के संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा संविधान भारत की विविधता, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए इस संविधान दिवस पर हम सभी एकजुट होकर यह संकल्प लें कि हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाएंगे। जय हिंद। खबर डोईवाला से है। देश भर में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया तो वहीं डोईवाला के लाल तप्पड़ में स्थित लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने संविधान दिवस मनाते हुए संविधान के जनक बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को याद किया। इस अवसर पर कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं ने फैकल्टी स्टाफ के साथ मिलकर जहां संविधान दिवस रैली निकाली तो वहीं क्षेत्र में एक पब्लिक स्कूल में बच्चों को संविधान दिवस की विशेषताएं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि
आज के दिन हमारे देश का संविधान अस्तित्व में आया और देश के लोगों को उनके मौलिक अधिकार मिले। लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी मरीजों को राहत देने के लिए उन्हें पोषण आहार किट बांटी गई। टीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम करने वाली रीच एनजीओ ने दर्जनों मरीजों को पोषण आहार किट बांटी और उन्हें टीबी के निदान पर को लेकर जागरूक किया। सामुदायिक केंद्र के चिकित्सकों का कहना है कि टीबी के उपचारों में दवाइयों के साथ पौष्टिक आहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीबी के बाद मैं खुद सर्वाइव कर चुकी हूँ, तो मुझे अब पता है कि स्टिग्मा, ये चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें उनको पता, उनके दिमाग से निकालने में अब मुझे खुद क्लियर हो चुका है टीबी क्या है, किस तरह से उसको हराया जा सकता है। तो वही चीज़ें मैं उनको बताती हूँ, कैसे उसका परहेज करना है, कैसे लक्षण होते हैं, अगर ये लक्षण किसी फैमिली मेम्बर को दिख रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे लेना है, ये सब मैं उनको बताती हूँ। और खाने पीने का पौष्टिक आहार के बारे में बताती हूँ, और ये बलगम का निपटारा कैसे करना है, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें जो उनके दिमाग में चलती हैं, तो मैं उन सबके सवालों का जवाब देती हूँ। ये तो एक एनजीओ की संस्था है, उनके रीच जो है आप देख रहे हैं पीछे, इनके द्वारा ये बंटवाया गया है, जो हमसे कोऑर्डिनेशन करके ये अभी फ़िलहाल तो 11 लोगों को उन्होंने लिया है। आगे भी अगले महीने से ये और लोगों को भी पौष्टिक आहार देंगे। दरअसल होता ये है कि जो टीबी उन्मूलन में दवाइयों के साथ साथ पौष्टिक आहार, जिसमें ख़ास करके प्रोटीन का बहुत अच्छा रोल है, तो वो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो वैसे लोग हैं जो कम वज़न के हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, दूसरे ये कि या तो गरीब हैं, वो पौष्टिक आहार बाज़ार से नहीं ले सकते, तो उनको प्राथमिकता दी जा रही है कि दवाइयों के साथ साथ पौष्टिक आहार लें। खबर देहरादून से है, जहां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस बड़े दिन पर उत्तराखंड के युवा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के मंदिर यानी शहीद स्मारक के दिन भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं और भूखे प्यासे बैठने वाले युवा प्रदेश के भूमाफियाओं से बचाने की मांग कर रहे हैं। ये युवा हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लाने की मांग कर रहे हैं। शहीदों के जो सपने हैं साकार करने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं और शहीद स्मारक पर हम भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप यहाँ पर गेट पे ताला लगा दिया गया है। ये तो हमारा अधिकार है, हम लड़कर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे इस अधिकार को भी हमसे वंचित कर रही है। हमारा मानना है कि इस राज्य में भूमि के कानूनों में इतने छेद कर दिए गए हैं कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े माफिया आ गए हैं। सारी हमारी जमीनें खत्म हो रही हैं, हमारे किसान, हमारे काश्तकार, हमारे लोग भूमिहीन हो रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग मालिक बन रहे हैं जमीनों के और हमारे लोग नौकर चौकीदार की हैसियत उनकी हो गई है। मूल निवासियों को अपने राज्य में नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये संघर्ष एक तरह से अपनी अस्मिता को बचाने का, अपनी पहचान को बचाने का है और ये एक तरह का एक बहुत बड़ा संघर्ष है यहाँ की उत्तराखंड की जनता का। उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, यहाँ की माता शक्ति ने निभाई, पूर्व सैनिकों ने निभाई, युवाओं ने निभाई। तो आज एक बार फिर उत्तराखंड को बचाने के लिए, यहाँ की अस्मिता को, अपनी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है। खबर देहरादून से है, जहां संविधान दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के नेतृत्व में पवेलियन ग्राउंड देहरादून से पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा पवेलियन ग्राउंड से शुरू होकर घंटाघर स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क पहुंची, जहां मंत्री रेखा आर्या ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हम सब के लिए बहुत गौरव का दिन है और ये गौरव का दिन हर एक भारतीय नागरिक को दिलाने का जिसने काम किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है, जिन्होंने इस विशेष दिन को यानी कि 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान को अपनाने का काम भारत ने किया है, उस दिन को संविधान दिवस के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को ये दिन समर्पित किया है। मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ। निश्चित रूप से ये संविधान रूपी ग्रंथ एक एक भारतीय नागरिक को जोड़ने का काम करता है। ये संविधान एक एक भारतीय का ग्रंथ है और ये संविधान वो है जो मानवता के धर्म को निभाने का या मानवता के धर्म को सर्वश्रेष्ठ
सिद्ध करने का एक ये पूरा ग्रंथ है। निश्चित रूप से इस दिवस का हम सब लोग जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी को देखते हैं, इससे साफ दिखता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जीवन जिस प्रकार से संघर्ष में रहा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा दून विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 19वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहाँ कॉन्फ्रेंस में 28 से 30 नवंबर 2024 तक दून विश्वविद्यालय देहरादून में होगी। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा 3 बजे से 5 बजे तक सम्मेलन का शुभारंभ किया जाएगा। तो आपको मौका मिलेगा कि बहुत से लोग 19वां है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन राज्य में होता है, और किसी भी राज्य के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सबसे महत्वपूर्ण है उसके डेवलपमेंट के हिसाब से। और वर्तमान युग में तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जिस नॉलेज स्टेट की तरफ को हम लोग जा रहे हैं। तो ये 19वें का आयोजन 28 तारीख से 30 तारीख तक किया जा रहा है नवंबर में, और 28 तारीख को 3 से 5 बजे तक ये इसका इनॉग्रेशन का सेशन है, जो सिलक्यारा का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है उस विजय अभियान को समर्पित है, रेजिलियंस और लीडरशिप को समर्पित है, और जितने से लोग जुड़े रहे हैं संस्थाएं उससे जुड़ा हुआ है। इस वर्ष का जो थीम है, जो पूरा का पूरा एक थीम पे चलता है, वो है वाटर रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और जो हमारी जल संपदा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम ने सार्वजनिक उपयोग के लिए अब शहर में नजूल भूमि पर कब्जा लेकर होर्डिंग बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। मुख्य नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने हल्द्वानी शहर में जजी कोर्ट के पास पंचक्की चौराहे के पास सरकारी भूमि पर कब्जा लेते हुए उसमें नगर निगम के स्वामित्व के होर्डिंग बोर्ड लगाए। सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीनों की आवश्यकता है, जैसे कूड़ा घर बनाना, ट्रांसफर स्टेशन बनाना, एमआरएफ सेंटर बनाना, इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र बनाना, पार्किंग बनाना। इसके लिए जमीनों का विश्लेषण किया गया। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र अंतर्गत जो भी ज़मीनें थी और जो भी ज़मीनें भी सरकारी ज़मीनें हैं जिन पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके का कोई आवेदन नहीं किया गया है, उसकी एक लिस्ट बना करके ज़मीनों को व्यापक जनहित में आम जनमानस के उपयोग के लिए बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर के लिए इन ज़मीनों को नगर निगम अपने आधिपत्य में ले रहा है। अभी तक 2 ज़मीनों पर इस तरीके की कार्रवाई की गई है, और बाद में यदि किसी का कोई पक्ष उसमें आता है तो उसको पक्ष को भी सुना जा रहा है। तो जो भी प्रक्रिया है वो नियमानुसार की जा रही है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि हम आम जनमानस को सुविधा उपलब्ध करें। खबर देहरादून से, जहां कोलागढ़ रोड स्थित यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस के क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के उप निरीक्षक डॉक्टर छबिल कुमार मेहरे ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने के विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसमें भी हम बोलते हैं हमने कि बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं छोटे रह जाते हैं। मैनी गैप्स आर लेफ्ट, उन गैप्स को कैसे कवर करना है, एक माइंडसेट, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, सोचने का हमारा कि हमें कैसे देवभूमि में से हम लोग आप सबका आज बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि क्षेत्रीय कार्यालय यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी देहरादून में हमारे राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय से उपनिदेशक श्री डॉक्टर छबील कुमार मेहर जी जो कार्यान्वयन देखते हैं वो निरीक्षण के लिए आए हैं। और आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके जो उन्होंने स्वर्ण शब्दों में हमें सिखाया है कि हिंदी को हमें किस तरह से बढ़ावा देना है, किस तरह से अपने रोज के दिनचर्या में, कार्य में, हर चीज में मिलाना है, उस चीज का हमने आज ज्ञान प्राप्त किया है। और हम लोग जो है क्षेत्रीय कार्यालय यूनाइटेड इंडिया, हम लोग क ख ग क्षेत्र में विभाजित है हमारा देश, तो हम क क्षेत्र में आते हैं जिसमें 100% काम हिंदी में होना चाहिए। एक भाषा होती तो क्या बात थी। हमारे यहाँ उड़िया भी है, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, हिंदी है, पंजाबी है, तो सबको हम केवल हिंदी की बदौलत बांध नहीं सकते, क्योंकि सबकी अपनी निजता का सम्मान करना भी हमारी परंपरा का ही एक हिस्सा रहा है। ये तो बड़े सहज बात होती है हमारे लिए कि कल से हिंदी, लेकिन
इतना भर करने से लोगों को जीत नहीं पाएंगे। हमारा मकसद रहा है प्रेरणा प्रोत्साहन पुरस्कार। जीवन बीमा गए थे, आज यूनाइटेड इंश्योरेंस में है, अभी हम लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाएंगे। कालाडूंगी में नगर पंचायत कालाडूंगी व स्थानीय युवा इस ठिठुरती ठंड में गरीबों के मददगार बनकर सामने आए। कालाडूंगी नगर पंचायत व स्थानीय युवा मयंक गुप्ता के नेतृत्व में कालाडूंगी में नेकी की दीवार द्वारा लगातार दूसरी वर्ष इस ठिठुरती ठंड में गरीबों को सहायता पहुंचाने के लिए गर्म कपड़ों का स्टॉल लगाया गया। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो हमारा नेकी की दीवार का कार्यक्रम है नगर पालिका कालाडूंगी में प्रारंभ किया गया है। इसके लिए मैं हमारे ईओ साहब अभिनव जी और सभी स्टाफ का और जितने मेरे भाई छोटे बड़े भाई इसमें सेवा में लगे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं समस्त कालाडूंगी जनता से एक निवेदन करता हूं कि अगर किसी के पास कोई अतिरिक्त वस्त्र हो जो कि सही हो तो वो हमसे संपर्क करके हमें दे सकते हैं। वो वस्त्र किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें। और हमारा यही संदेश है कि कालाडूंगी में कोई भी बंदा ठंड से ठिठुरता हुआ ना मिले। अगर आप उन तक वस्त्र नहीं पहुंचा सकते तो हमें संपर्क करें, हम उन तक वो वस्त्र पहुंचाएंगे। पालिका के प्रांगण में हमारे जो है मयंक गुप्ता जी एवं नगर पालिका के कर्मचारियों से जो है नेकी की दीवार में जो है किया गया ताकि जो नगर में गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, दरिद्र लोग हैं उनको जो है सहायता मिल सके एवं आगामी ठंड को देखते हुए जो है बहुत ही नेक का काम जो है सभी के द्वारा किया जा रहा है।